स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत पढ़ेंगे हम आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 का अध्ययन करेंगे। आर्टिकल 22 है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अर्थात जब कोई भी व्यक्ति अपराध करता है, क्या करता है, कोई भी व्यक्ति जब अपराध करता है तो इसके विरुद्ध क्या होता है, विक्टिम पक्ष जो होता है एफआईआर दर्ज कराता है, थाने में जाता है और एफआईआर दर्ज कराता है। विक्टिम होता है वो क्या करता है, एफआईआर दर्ज कराता है, लेकिन जो व्यक्ति अपराध करता है उसको भी हमारे संविधान में मूल अधिकार के अंतर्गत अपना बचाव करने की भी व्यवस्था की गई है। हमारे संविधानविदों ने उनको भी मूल अधिकार के अंतर्गत यह पावर दिया है कि वे भी अपना पक्ष रखें, अपने को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास करें। अगर निर्दोष सिद्ध हो जाते हैं तो बरी हो जाएंगे, अगर निर्दोष नहीं सिद्ध होते हैं तो उनको अपराधी घोषित किया जाएगा और उनके अपराध के अनुसार उन्हें दंडित किया जाएगा। तो यही है कि जो भी व्यक्ति अपराध करता है क्या होता है, वो गिरफ्तार होता है। क्या होता है, गिरफ्तार होता है। उसके बाद क्या होता है, गिरफ्तार के बाद तमाम प्रक्रिया बचाव की पक्ष और विपक्ष प्रारंभ कर देते हैं। तो क्या करते हैं हम, इस आर्टिकल को 2 पॉइंट के अंतर्गत पढ़ा जाता है। गिरफ्तारी क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। एक क्या होता है, दांडिक निरोध के अंतर्गत क्या होता है, दांडिक निरोध होता है। दूसरा क्या होता है, निवारक निरोध होता है। पहला क्या होता है, दांडिक निरोध, दूसरा निवारक निरोध होता है। अब ध्यान दीजिए, पहले दांडिक निरोध के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। दांडिक निरोध जो होता है, अपराध, दांडिक निरोध में जो गिरफ्तारी होती है क्या होता है, उसमें पहले अपराध किया जाता है, उसके बाद तब गिरफ्तारी होती है। क्या होता है इसमें, पहले नागरिकों को, ध्यान दीजिए कि ये दांडिक निरोध जो है नागरिकों को उपलब्ध है, सिर्फ ध्यान दीजिए, नागरिकों को उपलब्ध है या विदेशी लोगों को उपलब्ध नहीं है, केवल नागरिकों को उपलब्ध है। दांडिक निरोध में क्या होता है, पहले व्यक्ति अपराध करता है, पहले व्यक्ति क्या करता है, अपराध करता है। अपराध करने के बाद क्या होती है, गिरफ्तारी होती है। अपराध करने के बाद क्या होती है, गिरफ्तारी होती है। अब अपराध की प्रवृत्ति भी आप जान लीजिए। अपराध की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति की हत्या करना, चोरी करना और लूटमार हो गया, सार्वजनिक संबंधी और क्या हो गया, कानून के खिलाफ, कानून या नियम के खिलाफ, इन मामलों में दांडिक निरोध होता है। इन्हीं मामलों में दांडिक निरोध, जैसे हत्या हो गया, चोरी हो गया, लूटमार हो गया, सार्वजनिक मामलों में या ऑफिशियल संबंधी या किसी कानून या नियम को तोड़ना, तो इन्हीं के तहत व्यक्ति को क्या करता है, अपराधी घोषित होता है, अपराध करता है, उसके विरुद्ध क्या होता है, शिकायत होती है, उसके बाद क्या होता है, उसकी गिरफ्तारी होती है। अब निवारक निरोध क्या होता है, निवारक निरोध हमारे नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशी लोगों को भी प्राप्त है, लेकिन इसमें क्या होता है, अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या होता है इसमें, अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया जाता है।
गिरफ्तार कर लिया जाता है। ध्यान दीजिए, दोनों में अंतर को समझ लिए कि दांडिक निरोध क्या होता है। दांडिक निरोध अपराध करने के बाद गिरफ्तारी होती है। दांडिक निरोध अपराध करने के बाद गिरफ्तारी होती है। निवारक निरोध क्या होता है, अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। यह नागरिकों को प्राप्त है और निवारक निरोध नागरिक प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त है। इसके अंतर्गत दोनों गिरफ्तार होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अब पहले हम दांडिक निरोध के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर निवारक निरोध के बारे में पढ़ेंगे। अब व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाएगा, अपराध करेगा, अपराध करने के बाद गिरफ्तारी होगी। अब गिरफ्तार के बाद क्या होता है, पूरा प्रोसेस समझिए फिर से। व्यक्ति जो अपराध करता है उसके बाद क्या होता है, जो विक्टिम पक्ष होता है वो थाने में या नज़दीकी पुलिस चौकी में FIR कराता है। FIR के बाद क्या होता है, पुलिस वाले उसको गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद क्या होता है, गिरफ्तार करते हैं। और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं, मान लीजिए मैंने अपराध किया है, अब मुझे मालूम नहीं है मैंने किसी का उल्लंघन किया है, किसी नियम का उल्लंघन किया है, या नॉर्मली ऐसा कुछ किया है कि मुझे मालूम ही नहीं है। अब विक्टिम पक्ष क्या किया, मेरे विरुद्ध FIR कर दिया। मान लीजिए किसी मैटर में हत्या मैंने नहीं किया है, मेरे विरुद्ध FIR हो गया। तो क्या होगा, जब पुलिस हमारे घर पहुंचेगी तो मुझे गिरफ्तार करेगी, तो मुझे मालूम ही नहीं है, तो पुलिस को कारण बताना पड़ेगा। गिरफ्तार करने का कारण बताना पड़ेगा पुलिस को। अपराध करने के बाद गिरफ्तारी होगी और गिरफ्तार करने का पुलिस को कारण भी बताना पड़ेगा। अब गिरफ्तार करेगी, गिरफ्तारी का कारण बता करके गिरफ्तार करेगी, आपको अंदर कर देगी। अब उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है, आप किसी वकील से संपर्क करते हैं, विधि व्यवसायी से। अब आपको अपने को निर्दोष तो सिद्ध करना है ना। अब आप अपने को निर्दोष सिद्ध करेंगे कि मैंने हत्या नहीं की है, मैंने चोरी नहीं की है, मैंने लूटमार नहीं किया है, मैंने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया है, मैंने किसी ऑफिस के किसी अधिकारी को गाली नहीं दिया है। तो विधि व्यवसायी या अधिवक्ता या वकील होता है, उससे करेंगे, उससे परामर्श लेंगे कि ऐसा ऐसा भाई मैटर है, ऐसा ऐसा हुआ है, इसमें कैसे होगा, आप इसको देखिए। और प्रतिरक्षा का अधिकार है, अर्थात अब हम अपना वकील खड़ा करके विधि व्यवसायी को नियुक्त करके अपनी प्रतिरक्षा करेंगे कि अपने पक्ष में बचाव पक्ष भी प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद क्या होता है, अब ध्यान दीजिए, दंडाधिकारी के सम्मुख 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना। दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट, इसको बोलते हैं मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट। ध्यान दीजिएगा, हम फिर व्यवसायी से क्या करते हैं, परामर्श प्रतिरक्षा करते हैं। उसके बाद क्या, दंडाधिकारी के सम्मुख 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत कराते हैं। उसके बाद भी अधिकारी थाने में जाता है, वकील जाता है, उसके बाद पूरा रीजन जानता है किसके कौन कौन से उस पर धारा लगी है, कौन कौन से केस लगी है। उसके बाद क्या होता है, वह वहाँ से ऑर्डर कराता है कि आप अब न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत कीजिए। तो क्या होता है, दंडाधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने क्या होता है, 24 घंटे के अंदर, ध्यान दीजिएगा, 24 घंटे के अंदर, दांडिक निरोध में 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सम्मुख या दंडाधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है। इसमें एक अपवाद भी होता है, यात्रा के समय को छोड़ करके। ध्यान दीजिएगा कि यात्रा के समय को छोड़ करके, यात्रा के समय को छोड़ करके, समय को छोड़कर, आप यात्रा के समय को छोड़कर क्या करेंगे, जो यात्रा में टाइम लगता है, मान लीजिए आपको घर से थाने ले जाते समय दूरी 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा लग जाए, उसको छोड़ करके उसको 24 घंटे में काउंट नहीं किया जाएगा। जब आपको थाने के अंदर बंद कर देगा ले जाकर कटघरे में, तब उसका घंटा गिनना चालू हो जाएगा, 1 2 3 4, तब उससे लेकर के 24 घंटे के अंदर
आप ध्यान से देखिए, फिर से हम एक बार इसको देखते हैं। दांडिक निरोध, जो दांडिक निरोध होता है उसमें अपराध की प्रवृत्ति क्या होती है? उसमें अपराध की प्रवृत्ति जो होती है व्यक्ति हत्या संबंधी होता है, जैसे चोरी करना, हत्या संबंधी, लूटमार, सार्वजनिक संबंधी, कानून नियम के खिलाफ, यही अपराध होता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या होता है? दांडिक निरोध जो होता है नागरिकों को ही उपलब्ध है, विदेशी व्यक्तियों को नहीं उपलब्ध है, ध्यान दीजिएगा, नागरिकों को उपलब्ध है। अब यहीं से आप समझिए नॉर्मल, ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम ही देना है तभी आप पढ़ें, नहीं, मूल हथियार को आप वैसे भी जानें, जो कि आपका मूल हथियार है, आप जानते रहेंगे तभी क्या होगा, आपके लिए ठीक रहेगा। तो देखिए, अब जब व्यक्ति कोई गिरफ्तार करता है तो क्या होता है? थाने में FIR होता है। थाने में जब FIR होता है तो अपराध करने के बाद क्या होता है? गिरफ्तारी होती है। जब FIR होगा, FIR होने के बाद क्या होगी? गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तार जब पुलिस कर लेती है तो कभी कभी मुझे मालूम नहीं रहता कि मैंने अपराध किया है। जब गलत कामों में फंसाया जाता है तो मुझे मालूम नहीं रहता है। तो क्या होता है? गिरफ्तारी का कारण हम जानना चाहते हैं कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया। तो गिरफ्तारी का कारण जानना चाहते हैं और पुलिस हमें गिरफ्तारी का कारण भी बताती है। मान लीजिए कभी कभी हमें नहीं बताती है, उठाकर थाने में ले जाकर के बंद कर देती है, तो जिसके घर वाले पढ़े लिखे नहीं रहते हैं तो क्या करते हैं? अब हमें एक वकील की ज़रूरत पड़ती है तो हम अधिवक्ता एक नियुक्त करते हैं, जाते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, बताते हैं कैसा ऐसा मैटर हुआ है, तो उनको नियुक्त करते हैं, अर्थात उनसे परामर्श लेते हैं। परामर्श करने के बाद हमारी रक्षा कैसी होगी, प्रतिरक्षा कैसे होगा, इसके विषय में उनको नियुक्त करते हैं। अब इतना हो गया, गिरफ्तार भी हुआ, कारण भी जानिए, वकील भी नियुक्त कर लिए। अब उसके बाद अधिवक्ता का काम आ गया, मेरा काम खत्म हो गया। अब मेरा काम सिर्फ अधिवक्ता को फीस देना है, उसके बाद वह कुल काम करेगा। उसके बाद 24 घंटे के अंदर यात्रा के टाइम को छोड़ करके, यात्रा मतलब जैसे जब आपको गिरफ्तार किया, जब आपको क्या किया? गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने से लेकर के थाने के अंदर, जब आपको थाने के अंदर कर देंगे तभी काउंट होगा। उसके बाद जब निकालेंगे, मान लीजिए थाने के अंदर बंद किए सुबह 9 बजे और अगली सुबह 9 बजे तक 24 घंटा होता है। अगली सुबह 9 बजे तक आपको निकाल के ले जाएंगे, 9 बजे निकालेंगे, 24 घंटा हो गए। उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट के पास जाते समय वो टाइम नहीं काउंट होगा। इधर गिरफ्तार करेंगे, बंद करने से पूर्व जब गिरफ्तारी होगी वो समय, फिर उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद थाने से मजिस्ट्रेट के सामने ले जाते समय वो समय काउंट नहीं होगा। थाने के अंदर जब आप बंद होंगे वही काउंट होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यात्रा का समय को छोड़ करके, यात्रा के समय को छोड़ करके गिरफ्तार करने के पूर्व की यात्रा हो चाहे वो बाद की यात्रा हो, दोनों को छोड़ करके क्या होगा? 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होगा। इसके कुछ अपवाद भी हैं। निवारक निरोध, जैसे निवारक निरोध के अंतर्गत जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है उस पर कोई नियम लागू नहीं होता, जैसा कि अब मैं आपको यहाँ निवारक निरोध के बारे में आगे बताऊंगा। न्यायालय के आदेश से जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है, जो व्यक्ति क्या होता है? न्यायालय के आदेश, मतलब जैसे वो दंड पा चुका होता है या किसी मैटर में न्यायालय एक्शन लेता है, उसके मामले में ये सब नहीं लागू होगा। उसके बाद आयकर संबंधी जो अपराधी होते हैं वो क्या होते हैं? उन पर भी नहीं लागू होगा। जन अधिकार संबंधी जो अपराधी होते हैं, जो उनकी गिरफ्तारी होती है, उन पर भी नहीं लागू होगा। और विदेशी व्यक्तियों को भी ये अधिकार प्राप्त नहीं है, केवल हमारे यहाँ नागरिकों को ही प्राप्त है। अब हम क्या करेंगे? निवारक निरोध के बारे में अध्ययन करेंगे। निवारक निरोध क्या होता है? निवारक निरोध या अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है।
अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि अपराध करने से पूर्व भी क्यों गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे संदिग्ध परिस्थितियों में, इसको बोलते हैं संदिग्ध परिस्थितियों में गिरफ्तार किया जाता है। जैसे मान लीजिए चुनाव हुआ और किसी गांव में गांव वाले आपको शिकायत करते हैं कि इनके रहने पर क्या होगी, गांव में अशांति होगी, ये वोट नहीं डालने देते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। तो उनके विरुद्ध जब अधिक शिकायत होगी तो ताकि जन आक्रोश ना हो, उनके विरुद्ध अधिक शिकायत होगी और पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करेगी शिकायत करने के बाद, तो जन आक्रोश होगा, उससे क्या होगा, चुनाव का माहौल बिगड़ेगा। तो क्या किया जाता है, उसके पूर्व ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, चुनाव के पूर्व ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यही हुई संदिग्ध परिस्थिति। या किसी व्यक्ति की, किसी नेता की, किसी मंत्री की या किसी बड़े व्यवसायी की हत्या या अपहरण के बारे में मालूम होता है कि हाँ, इस व्यक्ति की, अमुक व्यक्ति, अगर शिकायत हो जाती है कि अमुक व्यक्ति इस बड़े व्यक्ति की, फला व्यक्ति की हत्या करना चाहता है, किसी नेता की, मंत्री की, तब भी उसको निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया जाता है। वर्तमान परिस्थितियों में बता रहा हूँ। इसके पहले निवारक निरोध का प्रयोग जो किया जाता था, अब तो निवारक निरोध का प्रयोग केवल भारत में है, इसके अलावा हमको लगता है और कहीं नहीं है, विश्व के किसी भी देश में नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है। ब्रिटेन में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत किया था, और अंग्रेज हमारे यहाँ जब हमको गुलाम बनाए थे तब वे इसका प्रयोग करते थे। तब वे जिसको समझ लेते थे, जिस क्रांतिकारी को समझ लेते थे कि इससे क्या होगी, हमारे कार्य में बाधा होगी, तो उसको निवारक निरोध के अंतर्गत क्या करते थे, बंद करके डाल देते थे। लेकिन आज़ादी के बाद भी विश्व का, भारत, हमारा लोकतंत्र ऐसा सिंगल देश है जहां आज भी निवारक निरोध लागू है, और समय समय पर संसद ने अधिनियम बनाकर कानून पास किया है। संसद ने अधिनियम बना करके कानून पास किया है और उस कानून का भरपूर प्रयोग भी किया है। और हम लास्ट में संसद ने जिन जिन कानूनों का उपयोग हम कर चुके हैं, जो इस समय सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय हैं, जो सक्रिय भी हैं, उनको पढ़ेंगे। तो पहले हम इसके बारे में देखते हैं कि निवारक निरोध के बारे में गिरफ्तारी कैसी होती है, कि रक्षा कैसे होती है। जैसा मैंने इधर पढ़ा, इसको पढ़ते हैं। अब देखिए, जब इसमें व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 3 माह तक गिरफ्तारी होती है। ध्यान दीजिएगा, उसमें 24 घंटा होती है, इसमें 24 घंटा होती है, इसमें 3 माह तक गिरफ्तारी होती है। ध्यान दीजिएगा, 3 माह तक गिरफ्तारी होती है। और किस नियम के अंतर्गत, क्योंकि इस पर क्या होती है, संसद ही नियम अधिनियम बनाती है। ध्यान दीजिएगा, संसद ही नियम बनाती है या एक्ट पास करती है, नियम बनाती है। चूँकि निवारक निरोध कानून होते हैं, जैसे पोटा हुआ, मिसा हुआ, ये सब हुआ, तो उसी के तहत गिरफ्तार किया जाता है। सब कानून बने हुए हैं, अभी आपको लास्ट में बताऊंगा, उसी के तहत गिरफ्तार किया जाता है। तो 3 माह तक आपको अंदर रख सकती है, और 3 माह से अधिक भी रख सकती है। और 3 माह से अधिक कब रखेगी, जब क्या होगी, एक सलाहकारी बोर्ड का गठन होगा। जैसे किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाएगा, उसके मैटर में क्या करेगा, क्या होता है, एक सलाहकार बोर्ड का गठन होता है, पैनल का। क्या होता है, सलाहकार बोर्ड, सलाहकार बोर्ड का गठन होता है। इस मैटर में सलाहकार बोर्ड, उस बोर्ड में क्या होते हैं, मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर्ड होते हैं, या ऐसा व्यक्ति जिसको कानून के बारे में बहुत अधिक जानकारी होती है, बहुत वरिष्ठ जो वकील होते हैं, उनकी अध्यक्षता में सलाहकार बोर्ड का गठन होता है। जब सलाहकार बोर्ड कहता है कि नहीं, अब 3 माह से इनको अधिक की ज़रूरत होती है, 3 माह से अधिक गिरफ्तारी की ज़रूरत है, तब इनको गिरफ्तार किया जाता है।
तब क्या होता है 3 माह से अधिक गिरफ्तार कर लिया जाता है, नहीं तो 3 माह के अंदर ही इनको क्या होता है न्यायालय में, न्यायाधीश के सम्मुख न्यायालय में जमानत के लिए क्या होता है अपनी प्रतिरक्षा के लिए पेश किया जाता है। आगे देखिए, जैसे इसमें भी था गिरफ्तारी होंगे, उसके बाद गिरफ्तारी का कारण भी बताएंगे। इसमें भी वही होता है, निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताना पड़ेगा। निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, संबंधित व्यक्ति को आपको किस मैटर में गिरफ्तार किया गया है बताना पड़ता है। पड़ता है नहीं, मजबूरी नहीं होती है, बल्कि पूछने पर बताएंगे, ऐसा है। और जब देखेंगे कि इससे बताने पर क्या होगी, लोक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, लोक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, लोक व्यवस्था में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, तो नहीं बताते हैं। लोक व्यवस्था में अशांति उत्पन्न होगी, अशांति होगी, तो नहीं बताते हैं। तो क्या करते हैं, तो निरोध का कारण या आधार नहीं बनाते हैं, कारण या आधार नहीं बताते हैं, नहीं बताते हैं। ध्यान दीजिए, जब वो देख लेंगे इस व्यक्ति का मैंने क्यों गिरफ्तार किया है, इससे लोक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, तो ये नहीं बताते हैं, अर्थात बताने के लिए मजबूर नहीं है। अब अगला क्या होता है, संबंधित व्यक्ति निरोध के विरुद्ध प्रतिवेदन कर सकता है। वही प्रक्रिया हुई, आप भी लड़ेंगे, ठीक है, वित्त व्यवसायी तैनात करेंगे, उससे सलाह लेंगे, उसके बाद क्या हो आप लड़ेंगे। जैसा कि हमने कई बड़े बड़े केस देख चुके हैं, उनके विरुद्ध क्या होता है, बड़े बड़े केस जैसे निर्भया कांड वगैरह इत्यादि, उनके विरुद्ध भी वकील हमारे देश में खड़े होते हैं और प्रतिरक्षा की अपनी दलीलें देते हैं। तो संबंधित व्यक्ति निरोध के विरुद्ध क्या होता है, प्रतिवेदन कर सकता है। अब वो अलग बात है, उस मैटर पर निर्भर करता है कि न्यायाधीश उनको क्या करता है, जमानत देता है, छोड़ता है, उनको अंदर ही रखता है। ध्यान दीजिएगा कि यह निवारक निरोध क्या है, केवल इस समय वर्तमान में केवल इंडिया में ही लागू है, इंडिया में ही लागू है, में ही लागू है, केवल इंडिया में लागू है। भारत ही ऐसा देश है जहां इसका प्रयोग आज भी किया जा रहा है। इसीलिए ऐसे ऐसे पॉइंट हमारे संविधान विदों ने अपने संविधान में रखा है कि भारत को क्या होता है, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी माना जाता है। माना जाता है नहीं, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब हम देखेंगे कि वो जो जितने नियम हैं हमारे निवारक निरोध से संबंधित, उनको अब हम देखेंगे, पढ़ेंगे। निवारक निरोध अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम 1950, यह अधिनियम 1950 में बना था और 1969 में क्या हो गया था, निरस्त कर दिया गया। फिर दूसरा है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971, मिसा 60 में, इसको 60 नाम मिसा बोलते हैं। 1977 में यह निरस्त कर दिया गया था। अब तीसरा है विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम। ये क्या है, कंटिन्यू है, ये अभी इस नियम का उपयोग अभी हो रहा है, अभी निरस्त नहीं किया गया है। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नासा 1984, ये भी अभी क्या है, कंटिन्यू है, अर्थात यह भी अभी उपयोग में लाया जाता है। आतंकवाद एवं विध्वंसक निरोध अधिनियम 1985, टाडा 60 में टाडा बोलते हैं, ये भी क्या है, निरस्त है। अगला है आतंकवाद निरोधी अधिनियम, निरोधक अधिनियम 2002,
इसको पोटा बोलते हैं। ये भी क्या हो गया है, निरस्त है, समाप्त हो गया है। अगला है गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम, उपा। ये भी क्या है, कंटिन्यू है, अभी चालू है। इसके अलावा और भी कुछ क्या है, निवारक निरोधक अधिनियम बने हैं, जिनको हम एक क्लास लेंगे उसमें डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी यहाँ सिर्फ इनके नाम के बारे में हम जानते रहें, उसके बाद तब क्यों, किन परिस्थितियों के कारण इन अधिनियमों, संसद को इन अधिनियम के बारे में क्या करना पड़ा, इन अधिनियमों को बनाना पड़ा, उन परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर डिटेल में पूरा इनके बारे में एक पूरी क्लास लेंगे तो आपको पढ़ाएंगे।